हे गाइस। तो कल के चैप्टर में हमने देखा था गाड़ी विला के गेट पे रुकती है और लिन चैन ड्राइवर को रोक लेता है जो वो लियान जुए को इन्फॉर्म करने वाला था। लियान जुए को काम के पीछे शेंटिंग वई से डील करना था। लियान जुए ने शेंटिंग वई को जगाने की कोशिश की पर उसे पेशेंस रखनी पड़ी क्योंकि शेंटिंग वई प्रेग्नेंट था। जब शेंटिंग वई ने आंखें खोल दी दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है और लियान जुए साइलेंटली कार के बाहर चला जाता है। शेंटिंग वही अपोलोजाइज करता है पर लियान जुए बस आगे बढ़ जाता है। घर में रियान जुए कुछ चीज़ें नोटिस करता है जो शेंटिंग वही ने केयरफुली की थी। शेंटिंग वही किचन में बिजी था और लियान जुए को देख के टाइम एक मोमेंट के लिए रुक गया। फाइनली शेंटिंग वही ऑफर करता है, मैं लंच बना रहा हूँ, आप चाहें तो साथ में खा सकते हैं। अब आगे लियान जुए एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस शेंटिंग वई की आंखों को देख रहा था जो पार्टीशन के दूसरे साइड से लिविंग रूम और डाइनिंग किचन एरिया के बीच से एंटिसिपेशन से भरी हुई लग रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि वो लंबी देर तक जवाब नहीं दिया, शेंटिंग वई को दोबारा उसका नाम बुलाना पड़ा। वो जैसे सपने से जाग गया हो और उसके बाद एक अजीब सा इमोशन चलने लगा। उसे अचानक से बुरा लगने लगा। सामने जो पिक्चर थी और जो हवा में खुशबू थी, सब कुछ उसको लग रहा था कि उसे रजिस्ट करना पड़ेगा, जैसे एक कंडीशन रिफ्लेक्स हो। और हर एक सेकंड को वो वहाँ खड़ा था उसे लग रहा था जैसे वो टॉर्चर हो रहा हो, अनकंफर्टेबल। लियान जुए का चेहरा विजिबली बदल गया, बुरा हो गया था। शेंटिंग वई को लगा कि शायद वो पुरानी बातों से अभी भी नाराज़ है और उसने अपने आप को थोड़ा कंफ्यूज फील किया। उसने जल्दी से गैस बंद की और लियान जुए को देखा, थोड़ा ऑकवर्डली फिर बोला, मिस्टर लियान, मैं सच में सॉरी हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। लियान जुए को समझ नहीं आया कि क्यों अचानक शेंटिंग वई अपने आप सॉरी बोल रहा है, लेकिन उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग थॉट उसके दिमाग में आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो बस चाहता था कि जल्दी से यहाँ से चला जाए, जैसे वो सीन जो उसके लिए नहीं था उसे एस्केप कर ले। शेंटिंग वई को उसका डार्क फेस नजर नहीं आया। वो जल्दी से चला गया और फिर वो वहीं खड़ा रहा काफी टाइम तक, ये सोचता रहा कि क्या करे। मैं तो बस उनके कंधे पर थोड़ी देर लीन किया था, क्या सच में वो मुझसे इतना नफरत करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियान जुए के विला पर। जैसे ही कार विला के कोर्टयार्ड में एंटर हुई, गेट्स अपने आप खुल गए। लियान जुए ने कार से बाहर कदम रखा और देखा कि कैंग टोंग दौड़ते हुए निकल रहा था, जैसे उसने कार की आवाज़ सुन ली हो। आंटी ने पीछे से धीरे से कहा, थोड़ा धीरे चलो, खाना खाने के बाद इतना तेज मत दौड़ो। कैंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था एक्साइटमेंट से और सांस हल्की सी तेज हो गई थी। वो कुछ कदम दूर स्टेप्स पे रुक गया। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और वो जोर से बोला, डैड। लियान जुए बस हाँ कहकर आगे बढ़ा। कैंग टोंग ने तुरंत उसके लेग्स को हग करते हुए खुशी से बोला, डैड आप आ गए। लियान जुए की बॉडी थोड़ा सा टेंस हो गई थी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। जब से उसने कैंग टोंग को अडॉप्ट किया था लगभग 2 साल हो गए थे और जब कैंग टोंग बीमार या नींद में होता तो उसे गोद में उठाने में कोई हेसिटेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी इंटीमेसी अभी भी उसके लिए नई सी लगती थी। थोड़ी देर के बाद लियान जुए ने कैंग टोंग के सर पर हाथ रखा, फिर अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया, जैसे एक इनविजिबल स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हो। लियान जुए के साथ घर में एंटर करते हुए कैंग टोंग का एक्साइटमेंट सारा दिन के नए एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगा था। लियान जुए ज़्यादातर चुपचाप सुन रहा था, कभी कभी जवाब दे दिया करता था, बस हाँ में सर हिलाता। फिर थोड़ी देर में कैंग टोंग का एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया और वह अपने यूजुअल ओबीडियंट स्टेट में वापस आ गया। वो कॉफ़ी टेबल पे लेटे हुए बुक पढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी उसकी नज़र चुपके से किटन पे जा रही थी। फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड होने से रोकता और बुक को पढ़ने का नाटक करता रहा। ये घर काफ़ी छोटा था विला के कंपैरिजन में, लेकिन अब एक किटन के साथ
घर थोड़ा लाइवली होना चाहिए था, लेकिन ये घर कुछ ज़्यादा ही साइलेंट था। सिर्फ किटन की बॉल के साथ खेलने की आवाज़, लियान जुए के टैबलेट को स्वाइप करने की आवाज़ और वॉल क्लॉक की टिकिंग की आवाज़ थी। वही पुराना सीन, वही घर का सफ़र, लेकिन लियान जुए को कुछ अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ मिसिंग हो। वापस से लिविंग रूम में साइलेंस छा गया। लियान जुबे का मन कुछ और ही जगह भटक गया, शेंटिंग वई के बारे में सोचता हुआ। और उसने सोचा, शेंटिंग वई क्यों इतना एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर बना पाता है अपने आप से ही, अकेले रहते हुए भी। कैंग टोंग फिर से कॉफ़ी टेबल पे लेटे हुए बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार लियान जुबे के चेहरे पे जा रही थी, जो लियान जुए को थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था। लियान जुए ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, अगर तुम्हें बुक पढ़नी है तो सीधे बैठ के पढ़ लो। कैंग टोंग जल्दी से सीधा बैठा, लियान जुए को नाराज न करने के डर से, और फिर वो अपनी बुक उठाकर तुरंत रूम की तरफ दौड़ गया। लियान जुए को लगता था कि वो कैंग टोंग के साथ नेचुरली नहीं रह पाता, एक फादर सन की तरह। और वो कभी कभी ये सोचता था कि क्या उसने गलत फैसला किया है कैंग टोंग को अडॉप्ट करने का, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था जवाब का, और वो अपने लिए वही आंसर चूज करता जो वो चाहता था, और इसी वजह से वो करंट वे ऑफ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता था। कुछ साल पहले की बात है, कैंग टोंग के बायोलॉजिकल फादर कैंग ली जुन को बोन कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसकी माँ, जो कैंग टोंग के साथ थी, पार्ट टाइम काम के नाम पर घर छोड़ दिया था, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आई। जब कैंग लिजुन गया, कैंग टोंग सिर्फ 5 साल का भी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग उस उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार और सेंसिटिव था। लियान जुए के अडॉप्ट करने के बाद कैंग टोंग ने लियान जुए के दिखाए गए प्यार को कभी भूल नहीं पाया। वो घर में हमेशा धीरे धीरे बात करता और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे लियान जुए को गुस्सा आ जाए। सालों तक दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन थी, लेकिन अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद पहली बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर 2 महीने के बाद न मिलने के कारण वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया था। सीन शिफ्ट होता है एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक में। असिस्टेंट दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आई, थोड़ा वरीड फेस के साथ। डॉक्टर लियू, एक जेंटलमैन आपको ढूंढ रहा है। डॉक्टर लियू तब लंच कर रही थी, थोड़ा गुस्सा होके बोली, अभी खाना खाने का टाइम है, अगर कुछ काम नहीं है तो शाम को आने को बोलो। पर सेंटेंस बीच में ही रुक गया जब उसकी नज़र ग्लास डोर से एक फैमिलियर चेहरे पे पड़ी। सरप्राइज होकर असिस्टेंट को रोका, थोड़ी देर रुको, 1 मिनट, उसे अंदर आने दो। वो आदमी पोलाइट तौर पर सर हिलाता हुआ बोला, डॉक्टर लियू। डॉक्टर लियू ने थोड़ा टीजिंग स्टाइल में बोला, आज मुझे खाना खिलाओ, इस बार पैसे नहीं लूँगी।